दोस्तों नमस्कार। तो आइए आज अपन बात करते हैं प्रोग्रामर की वैकेंसी की। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रोग्रामर की वैकेंसी बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट 2 या 3 महीने के अंदर प्रोग्रामर की वैकेंसी आ जाएगी, ऐसी उम्मीद है। प्रोग्रामर की पोस्ट क्या है? प्रोग्रामर बेसिकली 2 तरीके के अलग अलग प्रोफाइल्स प्रोग्रामर्स के लिए हैं। जो प्रोग्रामर ब्लॉक पर लगते हैं या जिनकी फील्ड ड्यूटी है। ब्लॉक का मतलब है कि जैसे जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं सबके अंदर अलग अलग ब्लॉक्स हैं, जहाँ एसडीएम ऑफिस हैं, वहाँ पर प्रोग्रामर्स की एक एक सीट होती है। तो जो लोग ब्लॉक हेडक्वार्टर पे लगते हैं उनको अपने ब्लॉक के कंप्लीट आईटी पीपल को हैंडल करना होता है, मैनेज करना होता है। सारे ई मित्र कियोस्क, सारे आईए जो इस ब्लॉक पे हैं वो उनके अंडर काम करते हैं। कुछ प्रोग्रामर आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहते हैं जो कि एसीपी के साथ में एसोसिएटेड रहते हैं। उनका काम डिस्ट्रिक्ट के साथ में मैनेजमेंट होता है। और कुछ प्रोग्रामर डिपार्टमेंट ऑफ आईटी के हेडक्वार्टर और राजकॉम्प में भी रहते हैं। उनमें कुछ परसेंटेज लोगों का काम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी रहता है, अगर वो डेवलपमेंट यूनिट के अंदर है। तो एक कंप्लीट सिनारियो है जो कि प्रोग्रामर के काम का है। प्रोग्रामर जो पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ आईटी के अंदर है, ये स्टेट सर्विस की पोस्ट है, गजेटेड ऑफिसर होते हैं। और जो ग्रेड पे इसकी है वो 4800 रुपये है। ग्रेड पे 4800 है, ठीक है। ध्यान रखिए 4200 नहीं 4800। कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था, फ़ोन आया था, जिसमें उन्होंने बताया कि 2013 की वैकेंसी में 4200 लिखा हुआ था। हाँ जी, लिखा हुआ था, वो सही कह रहे हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब 2013 वाला जो अपॉइंटमेंट 13 वाला जो अपॉइंटमेंट हो रहा था, उस वक्त गवर्नमेंट ने उसे चेंज कर दिया और वो 4800 हो गया था, ठीक है। तो जो ग्रेड पे थी वो 4800 है, राइट। तो गजेटेड ऑफिसर पोस्ट है, स्टेट सर्विस की पोस्ट है, ग्रेड पे 4800। इनिशियल सैलरी अप्रॉक्स आई थिंक शायद 50,000 के लगभग रहती होगी, ओके। अगर मैं डॉक्टर TN शर्मा, कंप्यूटर साइंस में MCA MTech PhD मैंने किया। इसके बाद मैंने LLB किया, मास्टर इन सोशल वर्क किया, DTS DOT जैसे कोर्स किए, जिसके अंदर हम ये बात करते हैं कि किस तरह पढ़ाया जाए, ट्रेनिंग कैसे दी जाए। DTS DOT थॉमस वैली यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंबाइंड कोर्सेज थे जो उन्होंने प्लान किए थे कि किस तरह पढ़ाया जाए, किस तरह से ट्रेनिंग दी जा सकती हैं। मेरा पहले इलाहाबाद बैंक में सीनियर मैनेजर के तौर पे सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद PGT केंद्रीय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हुआ था, जो कि अपने यहाँ फर्स्ट ग्रेड टीचर जैसे बोलते हैं या स्कूल लेक्चरर बोलते हैं। और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ आईटी का प्रोग्रामर, जिस भर्ती के लिए अपन अभी बात कर रहे हैं, 2011 की भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ था। 1 साल ही मैंने काम किया, देन मैंने रिजाइन कर दिया था। तो इस तरीके से करीब 25 साल का एक्सपीरियंस मुझे है आईटी के अलग अलग एरियाज के अंदर। बहुत सारी जगह पर मैंने जावा पढ़ाया है। विप्रो, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, एक्सपीडिया जैसी कंपनीज के अंदर मैं जावा का कॉर्पोरेट ट्रेनर रहा हूँ। वहाँ के एम्प्लॉयज़ को मैंने जावा पढ़ाया है। करीब 20-22 साल लगातार मैंने जावा टीच किया है, जावा पढ़ाया, जावा से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ाया है। तो जावा टीचिंग में मुझे काफ़ी लंबा टाइम मैंने निकाला है। इसके अलावा मेरा जो PhD का टॉपिक था, दैट इज़ रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैंने काफ़ी बार मैंने पढ़ाया, डेटा DBMS मैंने काफ़ी बार पढ़ाया है। ये कंप्लीट मेरा इंट्रोडक्शन है। बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर आपने क्या किया है, इसलिए ये मुझे बताना पड़ा। हालांकि आप में से काफ़ी लोग मुझे पहले से जानते हैं। क्या है भर्ती? जैसा भी अपन बात कर रहे थे, प्रोग्रामर जो है वो गजेटेड ऑफिसर पोस्ट है, स्टेट सर्विस की पोस्ट है। कोई इंटरव्यू इसमें नहीं होता, कोई एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। BTech, MCA, MSc IT, MSc कंप्यूटर साइंस वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
कई बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिकल वाले नहीं कर सकते, हाँ ईसी वाले कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी डिग्री में अगर लिखा हुआ है, जैसे कहीं पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है, वो अलाउड है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अलाउड है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अलाउड है। तो अलग अलग जगह पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वर्ड आ रहा है वो लोग अलाउड हैं इस भर्ती के अंदर, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिकल अलाउड नहीं है। इसके बाद अगर बात करें सिलेबस क्या है, देखिए इसके अंदर हमारे जो मेन सिलेबस जो हमारा आता है, सबसे पहले पेपर के अंदर हमारे पास रीजनिंग और करंट अफेयर्स, जीके आता है लेकिन मोस्टली करंट अफेयर्स आता है पहले पेपर के अंदर ही। जो दूसरी चीज हमारे पास आती है वो है डीबीएमएस, दूसरी चीज जो हमारे पास आती है वो है डीबीएमएस। तीसरी जो बात हमारे पास यहां पर है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। ये आपका पहले पेपर का सिलेबस है। सेकंड पेपर की अगर बात करें तो सेकंड पेपर के अंदर हमारे पास सैड, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, या अगर हम इसको और क्लोज जाके बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है। और यहां पर हमारे पास आता है जावा को काफी अच्छे लेवल पे कवर किया गया है हमारे इस सिलेबस के अंदर। हालांकि C++ हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन C++ के भी काफ़ी क्वेश्चंस 2013 वाली एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मोटा मोटा आइडिया आपको C++ का भी होना चाहिए। .NET के बारे में भी सिलेबस में हमारा लिखा हुआ है, .NET फ्रेमवर्क क्या है वो बात आपको यहां पर आनी चाहिए। ये आपका सिलेबस है बेसिकली। अभी अपन डिटेल सिलेबस की बात करते हैं। मीनवाइल अपन देखते हैं प्रोग्रामर का काम क्या होता है। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि जो प्रोग्रामर है वो आपकी स्टेट सर्विस की पोस्ट है, ब्लॉक हेडक्वार्टर पर उनका काम एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का रहता है। डिपार्टमेंट ऑफ आईटी में बहुत सारी जो जगह है जहां पर पोस्ट हैं, वो पोस्ट आपकी डेवलपमेंट की भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे दो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मान लीजिए, मेडिकल मान लीजिए, इरिगेशन मान लीजिए, वहाँ पर भी प्रोग्रामर्स की पोस्ट होती हैं। ऑल्दो डेवलपमेंट का जो काम है वो केवल डिपार्टमेंट ऑफ आईटी और राजकॉम तक ही लिमिटेड है। इसके बाद अगर अपन आगे डिटेल सिलेबस की बात करें कि भाई इसका डिटेल सिलेबस क्या है, देखिए जैसे अभी अपन बात कर रहे थे 2 पेपर्स अपने पास हैं। जो पहला पेपर है उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है रीजनिंग टेस्ट एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड जनरल नॉलेज। रीजनिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग, ये तमाम चीजें अपने पास यहां पर दी गई हैं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड, बेसिकली करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इंडिया एंड राजस्थान यहां पर है। एंड मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर जो भी नए डेवलपमेंट्स हैं उनकी बात की जाती है, जो होने वाले हैं, जो हुए हैं, वो तमाम बातें अपन मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी के अंदर करते हैं। ये आपके पहला जो पेपर है उसका एक छोटा सा परसेंट है। जनरली 20 क्वेश्चन इस सेक्शन में से आते हैं, 10% ऑफ द कंप्लीट सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस मतलब दोनों पेपर से मिलाकर, तो 20 मार्क्स का ये पोर्शन हमारे पास आता है। इसके बाद पेपर 1 का अगर हम दूसरा सेक्शन देखें तो पेपर 1 के दूसरे सेक्शन के अंदर हमारे पास है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत डेप्थ में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कवर किया गया है इसके अंदर। या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम कहें कुछ भी छोड़ा नहीं है। ER डायग्राम से अपन चालू होते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, देन डेटा मॉडल्स, कौन कौन से डेटाबेस मॉडल्स हमारे पास हैं, कौन कौन से डेटाबेस स्ट्रक्चर्स अपने पास हैं, डेटाबेस डिजाइन,
डेटाबेस डिजाइन में हमारे पास कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन की बात आती है। हम अलग अलग तरीके के डेटाबेस डिजाइन की बात करते हैं, लॉसलेस, जॉइन, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन, फंक्शनल डिपेंडेंसीज वगैरह वगैरह। नॉर्मलाइजेशन की अपन बात करते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड सो ऑन। देन वी टॉक अबाउट प्रिमिटिव एंड कंपोजिट डेटा टाइप्स। Primitive and composite data types, concept of physical and logical database, data abstraction and data independence। ये सब आपका अभी तक जो बात अपन कर रहे हैं ये डेटाबेस की इनिशियल बातें हैं। देन अपन बात करते हैं डेटा एग्रीगेशन एंड रिलेशनल अलजेब्रा, एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग एसक्यूएल। यहां पर एसक्यूएल भी है, स्टोर्ड प्रोसीजर्स भी है, यहां पर पीएलएसक्यूएल भी है, पीएलएसक्यूएल जिसके अंदर की हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लाइक जैसे सपोज सी के साथ में आपको ऑरेकल को अटैच करना है या एसक्यूएल का कोड आपको सी के साथ में लिखना है, तो वहां पर पीएलएसक्यूएल अपन लोग काम में लेते हैं। इसके अंदर आपके स्टोर्ड प्रोसीजर्स भी हैं, ट्रिगर्स भी हैं, व्यूज भी हैं। बहुत लाइक जितना डेप्थ आप सोच सकते हैं वो डेप्थ यहां पर आपके पास है। कंस्ट्रेंट्स, असर्शंस, जो कंस्ट्रेंट्स की अपन बात करते हैं वो तमाम कंस्ट्रेंट्स अपने पास सिलेबस के अंदर हैं। इसके बाद डीबीएमएस के इंटरनल्स का मतलब डेटा कैसे स्टोर होता है। डेटा कैसे स्टोर होता है वो इंटरनल्स के अंदर आता है। लाइक फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन इन सीक्वेंशियल, इंडेक्स्ड, रैंडम एंड हैश्ड फाइल्स, इन्वर्टेड एंड मल्टीलिस्ट स्ट्रक्चर, बी ट्री, बी प्लस ट्रीज। ये तमाम स्ट्रक्चर कि एक्चुअली डेटा आपका कैसे स्टोर होता है। देखिए डीबीएमएस जब अपन पढ़ते हैं तो तीन कंसेप्ट की अपन बात करते हैं, तीन लेयर्स की अपन बात करते हैं। सबसे पहला फिजिकल लेयर, डेटा कैसे स्टोर होना है, तो कैसे स्टोर होना है वो ये है। सेकंड लेयर इसके ऊपर आती है कंसेप्चुअल लेयर, भाई क्या स्टोर होना है। तो जो कंसेप्चुअल लेयर है वो हमारा होता है डेटाबेस डिजाइन। और तीसरी बात आती है व्हाट यू वांट, व्यूज, एसक्यूएल क्वेरीज, आपको क्या चाहिए, हम उसकी बात करते हैं। तो तीनों लेयर्स कंप्लीटली इन डिटेल हमारे पास सिलेबस में दी हुई हैं। इसके बाद क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, आप जो एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं उसको कैसे ऑप्टिमाइज करें, अच्छे से अच्छी क्वेरी हम कैसे लिखें कि कम से कम रिसोर्सेज में हम उन क्वेरीज को लिख पाएं। जॉइन एल्गोरिथम्स, जॉइनिंग से रिलेटेड एल्गोरिथम्स, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपका होना है उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, कौन कौन से वहां पर इश्यूज आ सकते हैं। यहीं पर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग से रिलेटेड हमारे पास एसिड प्रॉपर्टीज होती हैं और सीरियलाइजेबिलिटीज की अपन यहां पर बात करते हैं। कंकरेंसी कंट्रोल, एक साथ एक से ज्यादा अगर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो उनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, और अगर उस केस में कोई डैमेज होता है या डेटा हमारा इनकंसिस्टेंट स्टेट में अगर आता है तो उसकी रिकवरी कैसे होगी। ये तमाम चीजें अपन यहां पर पढ़ते हैं। कंकरेंसी कंट्रोल के केस में जो लॉकिंग सिस्टम है, टू फेस लॉकिंग अपने पास है, अलग अलग तरीके के लॉकिंग प्रोसीजर्स अपने पास होते हैं। तो लॉकिंग प्रोसीजर्स, लॉकिंग प्रोटोकॉल्स यहां पर अपने पास अवेलेबल हैं। तो पूरा डीबीएमएस का सिलेबस बहुत डिटेल में यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। देखिए जो मेन बुक्स अपने पास है, काफी बच्चों ने मुझसे बुक्स के लिए फोन किया था कि सर कौन कौन सी बुक्स इसके लिए अच्छी हैं। तो एक बुक जो है वो आप लोगों ने पढ़ी है कोर्थ। आप लोग जब एमसीए बीटेक करते हैं तो कोर्थ को काफी रेफर किया जाता है। दूसरी जो अच्छी बुक है वो नवाथे एलमासरी के नाम से है, नवाथे एलमासरी। पिछले दोनों पेपर्स के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नवाथे एलमासरी की जो अपनी बुक है उसके अंदर से पूछे गए थे। तो आप इन दोनों बुक्स को रेफर कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं इन दोनों बुक्स को रेफर कर लीजिए। दोनों बुक्स आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। अगर आप हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं यू विल गेट बोथ ऑफ दीज टू बुक्स ऑन गूगल।
तो ये अपने फर्स्ट पेपर का एक पार्ट। अभी फर्स्ट पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। फर्स्ट पेपर का जो दूसरा पार्ट है वो आपके पास है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। कंप्लीट डेटा कम्युनिकेशन वाला जो आपके पास है वो सिलेबस यहां पर है। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, स्विचिंग। जैसे आपको पता है 3 तरीके की स्विचिंग होती है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग। तीनों स्विचिंग आपके पास है। नेटवर्क स्ट्रक्चर, फिजिकल नेटवर्क स्ट्रक्चर की जब अपन बात करते हैं तो अपन टोपोलॉजीज की बात करते हैं। देन अपन जब OSI मॉडल की बात करते हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के जो 4 फंक्शंस हैं सिलेबस में हैं, ठीक है। फ्रेमिंग, रिट्रांसमिशन एल्गोरिथम्स, मल्टीपल एक्सेस एंड अलोहा, CSMA, CD एंड ईथरनेट्स। इसके अलावा हाई स्पीड लेंस एंड टोपोलॉजीज, ब्रॉडकास्ट राउटिंग एंड स्पैनिंग ट्रीज, कैसे कैसे राउटिंग हो सकती है। कंप्लीट TCP/IP स्टैक। TCP/IP स्टैक के अंदर हर लेयर पर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे कि हमें पता है TCP/IP क्या है, जार्जन ऑफ प्रोटोकॉल्स है। तो वी डिस्कस अबाउट ऑल दीज प्रोटोकॉल्स इन द सिलेबस। IP networks and internet, complete discussion about the IPs, IP addresses and the configuration that is there in syllabus. DNS and firewalls, काफी डिटेल में अपन बात करते हैं फायरवॉल्स की और हर तरीके के फायरवॉल की, पैसिव फायरवॉल, एक्टिव फायरवॉल वगैरह वगैरह जितने भी आपके पास यहां पर हैं, हम अलग अलग तरीके के फायरवॉल्स की यहां पर बात करते हैं। इंटेलिजेंट डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड TCP/IP, नेटवर्क मैनेजमेंट, SNMP जिसकी अपन बात करते हैं। तो ऑलमोस्ट नेटवर्किंग का सारा पोर्शन इसमें कवर किया हुआ है। इसकी अगर अपन बुक्स की बात करें, सबसे पहली बुक जो फोरोजन आप लोग जानते हैं, काफी अच्छी बुक है फोरोजन। दूसरी एक विलियम स्टर्लिंग के नाम से आती है, बहुत अच्छी बुक है ये भी, एनन टेननबम। अगर हम ये 3 बुक्स को कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन इनके बाहर से आ सकता है। फोरोजन, स्टर्लिंग एंड टेननबम, ये था आपका फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर के अंदर 3 चीजें, पहला रीजनिंग एंड GK 20 नंबर का लगभग आता है। बचा हुआ पोर्शन आपका 80 नंबर का है, 40 नंबर का DBMS और 40 नंबर का नेटवर्किंग। अब अपन आते हैं पेपर 2 के अंदर। पेपर 2 जो यहां पर है वो थोड़ा सा खतरनाक है। देखिए साहब, पेपर 2 का जो फर्स्ट पोर्शन है वो है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। देखिए नाम इसका सैड है, लेकिन आप सैड पे मत जाइएगा, आप साइड पे मत जाइएगा, आप इसकी जगह पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़िएगा। सैड की एक बुक पढ़िएगा और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक पढ़िएगा, क्योंकि सारे कंसेप्ट जो हैं वो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मिलते हैं। और पिछले पेपर्स के अगर अपन देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को बहुत हैवीली यूज में लिया है। इसलिए आप इस पे मत जाइए कि हमारा हेडिंग सैड है। नो साहब, हेडिंग से काम नहीं चलेगा। जो डिटेल्स सिलेबस है वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ज्यादा है, इसलिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कीजिए। सबसे पहली बात है सिस्टम कंसेप्ट। सिस्टम क्या है, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, सिस्टम की बाउंड्रीज क्या है। जब अपन सिस्टम की बात करते हैं तो उन सब की बात करते हैं। हम बात करते हैं टाइप ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। भाई किस किस तरीके की सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स होती हैं। रिकॉग्निशन ऑफ नीड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सैड या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप जानते हैं कि यूजर से नीड को निकालना, नीड को पहचानना कि यूजर हमसे चाहता क्या है। फिजिबिलिटी स्टडी, क्या ये सिस्टम बनाना पॉसिबल भी है। अलग अलग तरीके की फिजिबिलिटी हो सकती है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी हो सकती है, या आपकी
ऑपरेशनल फिजिबिलिटी हो सकती है, टेक्निकल फिजिबिलिटी हो सकती है. सो वी टॉक अबाउट द फिजिबिलिटी हियर. प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइप क्या होते हैं, प्रोटोटाइप कैसे काम में लेते हैं, कितने तरीके के होते हैं, ये अपन प्रोटोटाइपिंग में डिस्कस करते हैं. सिस्टम एनालिस्ट, जो बंदा एनालिसिस कर रहा है, जो सिस्टम को प्लान कर रहा है, उसका रोल क्या होगा, ये अपन सिस्टम एनालिस्ट की बात करते हैं. सिस्टम प्लानिंग एंड ऑल टूल्स रिलेटेड टू सिस्टम प्लानिंग एंड देन रिलेटेड टू सिस्टम डिजाइन. So we talk about system planning and system design here. Then object oriented design methods and concepts. Object oriented को कैसे आप प्लान करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, एनालिसिस. यहां पर आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिजाइन को पढ़ना जरूरी होता है. देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जब बात की जाती है तो 3 अलग अलग मेथड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर इवॉल्व किए गए थे. जेम्स रामबाग एक मेथड था जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को डिजाइन किया था. दूसरा ग्रैंडी बूच, उन्होंने बूच मेथड इंट्रोड्यूस किया था. और तीसरा जैकबसन मेथड. ये 3 अलग अलग मेथड्स थे जिससे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिजाइन की बात की जाती है. बाद में तीनों ने मिलकर एक OMG ग्रुप बनाया, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, और एक नई मेथोडोलॉजी आई UML. तो हमें जो आइडिया लेना है, हमें हर तरीके की मेथोडोलॉजी का हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए. और कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, क्योंकि सेम पोर्शन आपका जावा के अंदर भी है, विल डिस्कस अबाउट दैट. और UML के अंदर भी सेम तीनों का मिक्स है. ग्रैंडी बूच साहब सीनियर थे OMG में, तो उन्होंने OMG का मतलब ओ माय गॉड नहीं, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप. तो ग्रैंडी बूच साहब सीनियर थे, इसलिए उनके नोटेशंस को काफी ज्यादा यूज में लिया गया. देखिए सर, इसके बाद अपन बात करते हैं सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम्स. पैराडाइम्स शब्द अपना आ जाता है अप्रोचेज, जैसे ही अपन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर आते हैं. तो सैड अपना टॉपिक का नाम जरूर है, बट नाउ वी आर मूविंग टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सॉफ्टवेयर एनालिसिस वापस से यहां पर दिया गया है. सॉफ्टवेयर डिजाइन वापस से बात की है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेरिफिकेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस वगैरह वगैरह वगैरह. एवरीथिंग विच इज देयर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दैट इज देयर. और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जैसी बात आती है तो जो बेस्ट बुक आप बात करते हैं, प्रेसमैन. आप प्रेसमैन को बाइबल मान के चलिए. अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, सैड पढ़ रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए प्रेसमैन को मत छोड़िए. बस मैं तो जनरली कहता हूं कि जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब जो BCA, MCA, BTech, MSc IT, MSc कंप्यूटर साइंस जिन्होंने भी किया है, भले ही पेपर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उनको 5-7 बार इस प्रेसमैन को जरूर पढ़ना चाहिए. बहुत सारी हमारी जो दिमाग की नसें खुल जाती हैं. बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी देखते हैं. अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो आप देखते हैं कि जो डेवलपमेंट में आप करते हैं वो एज इट इज उन्होंने पहले से लिख रखा है. भले ही आप काफ़ी चेंज हो गया, लेकिन जो हमारे इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है. राइट सर? तो मुझे लगता है प्रेसमैन इज द बेस्ट बुक. इसके अलावा एक बुक है पंकज जलोटे की, ये भी आप रेफर कर सकते हैं. पंकज जलोटे. सैड के लिए एक बुक आती है अवार्ड, सैड के लिए वो रेफर आप कर सकते हैं. बट इन माई पर्सनल ओपिनियन, अगर आप प्रॉपरली प्रेसमैन को पढ़ लेते हैं 4-5 बार, तो भैया और किसी मेथड की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. फिर भी एक्स्ट्रा पढ़ने में कहीं कोई बुराई नहीं होती. अब अपने पास आता है प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स. प्रोग्रामिंग का पार्ट, सेकंड पेपर का नेक्स्ट पार्ट. सबसे ज्यादा जरूरी बच्चे जिसे मान के चल रहे हैं, सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन. भाई क्या होता है जावा, जावा को इंटरनेट एप्लीकेशंस में कैसे काम में लेते हैं, बाइट कोड क्या होता है, बाइट कोड के क्या फायदे हैं, क्यों जावा को इंट्रोड्यूस किया गया. जैसे मैं अभी बात कर रहा था OMG की ऑब्जेक्ट एनालिसिस डिजाइन की, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डिजाइन
की बात यहां पर की गई है। तमाम जो कहानी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ते हैं वो सारा आपके पास यहां पर डाल दिया गया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की जब भी अपन बात करते हैं, एनालिसिस की बात करते हैं, वो भी सिलेबस में है। इसके बाद आगे चलते हैं। जावा प्रोग्रामिंग बेसिक्स यहां पर अपने पास है। जावा प्रोग्रामिंग बेसिक्स के अंदर राइट फ्रॉम वेरिएबल कैसे हम काम में लेते हैं, असाइनमेंट्स कैसे काम में लेते हैं, आपके इनपुट आउटपुट कैसे होता है। इसके बाद अपन जनरल बात करते हैं भाई एरेज क्या होंगे, एरेज को कैसे काम में लेंगे, है ना। लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स कौन से होंगे, किस तरह से आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, लोकल वेरिएबल्स क्या होंगे, क्लास वेरिएबल्स क्या होंगे, पैरामीटर्स, फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे होगी, दिस कीवर्ड को कैसे काम में लेंगे। ये तमाम चीजें हमारे पास यहां पर अवेलेबल है। इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स की अगर बात करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स में अपन बात करते हैं फाइल्स, कैसे हम फाइल को इनपुट आउटपुट में काम में लेंगे वगैरह वगैरह, क्लासेज कैसे लिखेंगे, इनहेरिटेंस कैसे होगी, ये तमाम चीजें यहां पर हमारे पास आएंगी। देन इनहेरिटेंस, ठीक है, कैसे इनहेरिटेंस में पब्लिक प्राइवेट मेंबर्स को यूज में लेंगे। कंस्ट्रक्टर्स को जैसे हम इनहेरिटेंस के साथ काम में लेते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट केस बन जाते हैं। तमाम बातें लाइक फ्लो ऑफ कंट्रोल, एरेज के साथ कैसे काम करना है, स्ट्रिंग, वेक्टर्स, बेस क्लासेज, डिराइव क्लासेज, बहुत सारे कंसेप्ट जावा के जो हैं वो तमाम कंसेप्ट अपने पास यहां पर आते हैं। ये तो थी कोर जावा। अब आगे चलते हैं एडवांस जावा। इंट्रोडक्शन टू जेएसपी, आरएमआई रिमोट मेथड इन्वोकेशन, जावा एप्लेट्स एंड सर्वलेट्स, इंट्रोडक्शन टू .NET फ्रेमवर्क है ना। इसके बाद मेंटेनेंस, कैरेक्टरिस्टिक मेंटेनेबिलिटी, तमाम चीजें यहां पर भर दी गई है। तमाम चीजें यहां पर भर दी गई है। बहुत बड़ा पोर्शन अपने पास इसमें रखा गया है। और मैं एक बात आपको याद दिला देता हूं वापस से, 2011 में जो पेपर हुआ था केवल 20% सीट्स भर पाई थी। 117 वैकेंसीज थी और शायद 15 से 20 लोग ही क्वालिफाई कर पाए थे, पासिंग मार्क्स आए थे। और जो मेन रीजन था वो था कि जो टेक्निकल वाला पेपर है आपका, बहुत शानदार वाला लेवल था। पेपर का लेवल, गजिस्ट्रेट अफसर बन रहे हैं आपने अभी इंस्ट्रक्टर का देख लिया है। पेपर का लेवल अच्छा नहीं, बहुत अच्छा रहने की उम्मीद है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं जावा की बुक्स की बात करूं, अगर आपने जावा पहले अच्छी तरह नहीं पढ़ा है तो आप फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए कंप्लीट रेफरेंस काम में ले सकते हैं। कंप्लीट रेफरेंस काम में ले सकते हैं। उसके बाद जावा को बनाया था जेम्स गॉसलिंग साहब ने, तो गॉसलिंग की बुक है, जेम्स गॉसलिंग साहब की बुक है, वो आप रेफर कर सकते हैं। इसके बाद एक बुक है खालिद मुगल, बहुत अच्छी बुक है, रेफर करनी चाहिए आपको जब भी आप जावा पढ़ रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए एक बुक है कैथी सिएरा। ये बुक्स आपको रेफर करनी होंगी जावा के लिए। तो ये तमाम सिलेबस था जिसकी की अपन ने बात की है। देखिए दोस्तों, जैसे मेरा कहना है कि जब भी आप पढ़ें, मैंने आपको पूरा सिलेबस डिटेल में बताना और बुक बताने का मतलब मेरा केवल इतना सा है कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आप अच्छी बुक्स का चयन करें। देखिए, जब आप पढ़ते थे, जब आपने बीटेक किया, एमसी किया, तो हम अपनी लोकल बुक्स को रेफर करते थे, एनके पढ़ते थे, जयपुर बुक हाउस वाली बुक्स हम पढ़ते थे। लेकिन इस तरीके के कंपटीशंस में ये बुक सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए सब, मेरा खुद का जो स्टडी मटेरियल है, जैसे ही वैकेंसी आएगी उसके तुरंत बाद मैं अपनी बुक
निकालूंगा मार्केट में। आप चाहें तो ले सकते हैं, जिसमें कि हम चारों का जो सिलेबस है उन सारे सिलेबस को मैं कंबाइंड करके और इसमें दूंगा। इंस्ट्रक्टर की बुक के बारे में मेरी बहुत मजाक बनाई गई थी, टीएन का ग्रंथ, लेकिन वास्तव में सारा मटेरियल केवल उसी बुक के अंदर था। आपने जितनी भी मार्केट में बुक देखी होंगी, कुछ गलतियां हो सकती है क्योंकि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, तो कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन कंप्लीट मटेरियल उसी के अंदर था और किसी बुक में नहीं था। और अभी भी प्रोग्रामर के लिए भी कंप्लीट मटेरियल मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बुक में मिलेगा। इसके बाद अब आती है बात बैचेज की। तो ऑनलाइन बैच में स्टार्ट कर रहा हूं 20 जुलाई 2022 से। 20 जुलाई 2022 से शाम को 8 से 10, शाम को 8 से 10 5 डेज क्लासेज होंगी। ऑनलाइन की जो फीस है दैट इज 5000। ऑनलाइन में आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट अपन रखेंगे। जो कंप्लीट फीस होगी दैट विल बी 5000। ऑफलाइन बैच, मेरे पास काफ़ी बच्चों का फ़ोन आया जो कि वर्किंग में है, इसलिए ऑफलाइन बैच जो मैंने प्लान किया है प्रोग्रामर का, वो मैं प्लान कर रहा हूं 24 जुलाई से। संडे है और ये होगा वीकेंड बैच। वीकेंड बैच, वीकेंड बैच का मतलब है सैटरडे और संडे, सैटरडे एंड संडे 4-4 घंटे अपन क्लास रखेंगे। सैटरडे और संडे, सैटरडे शाम को रखेंगे डेफिनेटली, सपोज 3 से 7 रख लिया अपन ने, और संडे हम मॉर्निंग में रखेंगे, जैसे हमने 9 से 1 रख लिया या 8 से 12 रख लिया। काफ़ी सारे बच्चे जो जॉब में हैं या जो लोग बाहर से आना चाहते हैं कि भाई हम वीकेंड पर आएं और क्लास लेके चले जाएं, इसको ध्यान में रखते हुए अभी हमने वीकेंड बैच रखा है। लेटर ऑन रेगुलर भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी चूंकि वैकेंसी आने में थोड़ा समय है, 1.5 से 2 महीने, 2-2.5 महीने लग सकते हैं, इसलिए अभी हमने वीकेंड बैच प्लान किया है। ठीक है, जो लाइव बैच है शाम को 8 से 10, ये रेगुलर चलेगा 5 डे वीक। जो ऑफलाइन बैच है इसकी फीस होगी 15,000, अप्रॉक्स 5 मंथ्स, 4 to 5 मंथ्स, अप्रॉक्स 4 to 5 मंथ्स का कोर्स रहेगा। राइट, तो दोस्तों ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और ज़्यादा मार्केटिंग मुझे नहीं आती, उसके लिए बहुत सारे लोग मार्केटिंग के आप लोगों के सामने आए दिन आते हैं। आई कंप्लीटली बिलीव ऑन वर्क, मार्केटिंग थोड़ा सा मेरा कमज़ोर है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो कि आपकी प्रोग्रामर की भर्ती से रिलेटेड थी। बीच में एक दिन मैं सोच रहा हूँ कमिंग संडे मैं एक दिन लाइव आऊँगा शाम को 5 बजे के लगभग, आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। तो अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं मैं उनके जवाब लाइव आपको दूंगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, ऑल द बेस्ट।